नॉन एक्सपेरिमेंटल। इट्स क्लियर विद द नेम कि यहां पर कोई भी इंटरवेंशन नहीं होगा, कोई भी मैनिपुलेशन यहां पर नहीं होगा, ओनली वी जस्ट ऑब्जर्व। जो भी नेचुरल सेटिंग में जो भी सिचुएशन है उसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। सपोज आई एम जस्ट गिवन द एग्जांपल, मैंने कहा कि आपके हॉस्पिटल में यूटीआई के केसेस कितने हैं, ठीक है, आपने दिया कि 10 मेरे पास पेशेंट एडमिट हुए थे, 100 एडमिट हुए थे और 50 को क्या है यूटीआई हुआ, तो मतलब 50%, ठीक है। तो जो नेचुरली था मैंने उसको जस्ट कलेक्ट किया, डेटा को कलेक्ट ही तो किया, मैंने कोई इंटरवेंशन नहीं किया, कैथेटर केयर नहीं किया, या मैंने कोई ऐसा उसका इफेक्ट नहीं देखा। जो नेचुरली चीजें हैं उनको मैं क्या कर रहा हूं भैया, ऑब्जर्व कर रहा हूं। वो सारी कंडीशन किसके अंदर आएगी भैया, नॉन एक्सपेरिमेंटल के अंदर आएगी। उसमें अलग अलग टाइप्स की है, मैं बात करता हूं। क्लियर? इट इज अ रिसर्च डिजाइन विच नाइदर द वेरिएबल्स आर डेरिवेटरी मैनिपुलेट नहीं करते हैं, और नॉर द सेटिंग कंट्रोल ग्रुप भी नहीं होता है, और दे अकर नेचुरली, है ना। यहां जो नेचुरली वर्ड लिखा है मैंने आपको, यहां से आपको समझ में आएगा इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। नेचुरल में भी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन उसके अंदर अपन मैनिपुलेशन करते हैं तब वो आपका इंटरवेंशन बनता है। क्लियर? मैं एग्जांपल दूंगा आपको आए समय। एंड नो एक्सटर्नल वेरिएबल्स आर इंट्रोड्यूस इन नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडी। रिसर्चर कलेक्ट डेटा विदाउट मेकिंग चेंज और इंट्रोड्यूसिंग द ट्रीटमेंट। कोई भी चेंज या कोई ट्रीटमेंट नहीं देते हैं और आप सीधा डेटा क्या करते हैं भैया, कलेक्ट करते हैं। टाइप्स हैं, एक एक को मैं डिस्कस करते हुए चलता हूं। डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव स्टडीज जनरली जो होती है, मुझे सपोज फ्रीक्वेंसी चाहिए। सपोज ये रूरल पॉपुलेशन है, मुझे इसमें से जानना है इसके अंदर कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितने चिल्ड्रन हैं, कितने ओल्डर हैं, कितने लोगों को डायबिटीज है, कितने लोगों को हाइपरटेंशन है, ठीक है। आई एम जस्ट ऑब्जर्विंग एंड कलेक्टिंग द डेटा। क्लियर? लाइक फ्रीक्वेंसीज, है ना। एग्जांपल, प्रिवेलेंस रेट जाननी है मुझे, तो वो जो स्टडीज किसके अंदर आती है भैया, डिस्क्रिप्टिव स्टडीज। उनको क्या बोलते हैं, सिंपल सा डिस्क्रिप्टिव स्टडीज। द पर्पज ऑफ दिस डिजाइन टू ऑब्जर्व, डिस्क्राइब एंड डॉक्यूमेंट द एस्पेक्ट ऑफ द सिचुएशन और फिनोमिना एज इट नेचुरली अकर्स विदाउट द मैनिपुलेशन। वो मैं आपको नॉन एक्सपेरिमेंट बता चुका हूं। This design may be used to develop the theories, identify the problems with current practices, make judgment, और like कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। यूनिवेरिएंट, ठीक है, जो मैंने आपको बताई थी फ्रीक्वेंसीज, वो उसी का टाइप है, यूनिवेरिएंट बोलते हैं। उसके अंदर एक से ज्यादा, आप यूनि का मतलब यूं मत समझ जाना कि केवल एक ही वेरिएबल को हम असेस कर रहे हैं, कि केवल फ्रीक्वेंसी ही असेस कर रहे हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी, प्रिविलेंस असेस कर सकते हैं, प्रिविलेंस। किसी का नॉलेज असेस करेंगे, नॉलेज एज इट इज कितना है आपका एटीट्यूड क्या है किसी के रिगार्डिंग। सिंपल सा मैंने असेस किया, आपने जो बताया मैंने उसको नोट डाउन कर दिया। क्लियर? यूनिवेरिएंट का मतलब ऐसा नहीं कि एक ही वेरिएबल है, ठीक है, एक से ज्यादा वेरिएबल भी हो सकते हैं। इट डिस्क्राइब द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अकरेंस ऑफ द फिनोमिना, जो भी फिनोमिना, डिजीज, कुछ भी हो सकता है, फ्रीक्वेंसी बता दी मैंने। दिस डिजाइन डज नॉट नेसेसरीली फोकस ऑन द स्टडी ऑफ ए सिंगल, मैंने लिख दी ये लाइन क्योंकि नाम से कंफ्यूज होते हैं लोग। यूनिवेरिएंट का मतलब क्या है, कोई एक सिंगल वेरिएबल को देख रहे हैं, ठीक है। मोर देन वन वेरिएबल को भी हम असेस कर सकते हैं, सिंपल सा। उसी को क्या बोलते हैं भैया, यूनिवेरिएंट डिस्क्रिप्टिव स्टडी, ठीक है। मेनली परसेप्शन देखने के लिए, एटीट्यूड, अवेयरनेस, प्रिविलेंस रेट, नॉलेज, एटीट्यूड, कुछ भी जानने के लिए जनरली आई एम जस्ट ऑब्जर्विंग। क्लियर? उसी को क्या बोलते हैं भैया, एक एग्जांपल है, ए डिस्क्रिप्टिव स्टडी ऑन प्रिविलेंस ऑफ बैकएक अमंग द नर्सेज वर्किंग इन द क्रिटिकल केयर यूनिट। जो आईसीयूज में नर्सेज काम करती है, उनको कितने लोगों को बैकएक होता है। आपने डेटा दे दिया मुझे, बस नहीं मुझे तो नहीं है, आपने बता दिया मुझे 10 में से 3 को है, 30% डेटा आ गया मेरे पास, समझ में आ गया। तो ओनली जस्ट मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, ठीक है, डेटा कलेक्ट कर रहा हूं नेचुरल सेटिंग के अंदर, मैं कोई भी मैनिपुलेशन उसके अंदर नहीं कर रहा हूं। दैट इज अ डिस्क्रिप्टिव स्टडी और नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडी। सेम डिस्क्रिप्टिव है, उसको थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन किया गया है, ठीक है। एक या दो वेरिएबल्स ले रहा हूं मैं, आपने कहा मुझे, मैंने आपका बैकएक जाना, ठीक है, या स्लीप का लेवल जाना, है ना। जो आईसीयूज में काम करते हैं, नाइट ड्यूटीज करते हैं, उनका बैकएक और स्लीप लेवल में क्या डिफरेंस होता है, क्या डिस्टर्बेंस होता है क्या, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी होती है तो थोड़ा सा अपन डेप्थ में जाते हैं, ठीक है, डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसके सराउंडिंग मल्टीपल फैक्टर्स को जानने की कोशिश करते हैं, उसके सराउंडिंग मल्टीपल उसको एक्सप्लोर करते हैं। चीजें वही है, मैं फिर कह रहा हूं,
चीजें वही है, हम विदाउट मैनिपुलेशन नेचुरल सेटिंग से क्या कर रहे हैं, सिंपल सा डेटा को क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको कहा कि प्रिवेलेंस सेट ऑफ यूटीआई की कितनी है, आपने बता दिया आईसीयू के अंदर इतने पेशेंट भर्ती हुए, इतने लोगों का यूटीआई हो, आपने मुझे बता दिया, वो एक यूनिवेरिएंट है। मैं चाह रहा हूं कि जो यूटीआई हुआ है उसके क्या क्या कारण रहे हैं। क्या आपने कैथेटर केयर प्रॉपर नहीं की है, क्या आपने कैथेटर को टाइमली चेंज नहीं किया है आपने, ठीक है, आपने कैथेटर यूज किया, कौन सा कंपनी का कैथेटर यूज किया, क्या फोलीज कैथेटर यूज किया है आपने, मतलब उस टॉपिक के रिगार्डिंग आप मल्टीपल फैक्टर्स को भी और जानना चाह रहे हैं डेप्थ के अंदर, और आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं अपन, एक्सप्लोरेटरी स्टडी। चीज वही है बट उसको क्या कर रहे हैं अपन, एक्सप्लोर कर रहे हैं, उसके रिगार्डिंग मल्टीपल फैक्टर्स को जान रहे हैं। ठीक है, वो क्या आपकी भैया एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है। थोड़ा सा फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं, थोड़ा सा फर्क है। क्लियर? समटाइम्स लिटिल इज नोन अबाउट द फिनोमिना अंडर द स्टडी। ठीक है, so this design is used to identify, explore and describe the existing phenomena and related factors। मैं एग्जांपल दूंगा, समझ में आएगा। इन डेप्थ एक्सप्लोर करते हैं उसको जनरली अपन। क्लियर? सी द एग्जांपल, एन एक्सप्लोरेटरी स्टडी ऑन फैक्टर्स अफेक्टिंग द बाउल मूवमेंट्स इन ऑर्थोपेडिक पेशेंट्स एडमिटेड इन एम्स दिल्ली। जो एम्स दिल्ली में ऑर्थोपेडिक वार्ड में पेशेंट एडमिट है, क्लियर, ऑर्थोपेडिक है, तो उनके क्या क्या फैक्टर्स हैं। एक तो मैं जानता सिंपल सा कि बाउल मूवमेंट डिक्रीज कितने लोगों का है, डिक्रीज मतलब कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन। तो जो ऑर्थोपेडिक वार्ड में भर्ती है उनमें से कॉन्स्टिपेशन कितने लोगों के हैं, आप मुझे डेटा दे देते भैया, 10 भर्ती हुए, 2 को कॉन्स्टिपेशन हुआ, 20% हो जाता मेरा, यही होता। अब मैं जानना चाह रहा हूं कि उसके फैक्टर्स क्या क्या है, क्या बेड रिडन की वजह से है, क्या डाइट कॉम्प्रोमाइज हो रही है उसकी वजह से है, या और भी कोई फैक्टर्स, मल्टीपल फैक्टर्स, उनको मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं, एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा हूं। चीज वही है बट एक्सप्लोर करते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं भैया अपन, एक्सप्लोरेटरी स्टडी। कोई मैनिपुलेशन नहीं है, नेचुरल सेटिंग में एज इट इज अपन ले रहे हैं। समझ में आई कहानी? थोड़ा सा फर्क है। एक और एग्जांपल देखें, एन एक्सप्लोरेटरी स्टडी ऑन द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स ऑफ स्लीप डिस्टर्बेंस अमंग द पेशेंट एडमिटेड इन द इमरजेंसी यूनिट। जो इमरजेंसी में एडमिट होते हैं उनको स्लीप डिस्टर्बेंस के लिए क्या क्या फैक्टर्स हैं, नॉइज वॉइस जो भी है, तो उनको मतलब मल्टीपल फैक्टर्स को जहां जान रहे हैं वो क्या भी आपकी एक्सप्लोरेटरी स्टडी है। ज्यादा ऐसा क्वेश्चंस आता नहीं है पर आपको पता होना चाहिए यूनिवेरिएंट क्या होती है। एक सिंपल डिस्क्रिप्शन लेते हैं, फ्रीक्वेंसी। एक्सप्लोरेटरी में थोड़ा सा उसको अपन क्या कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है भैया, कंपैरेटिव। दो चीजों के बीच में क्या कर रहे हैं अपन, कंपेयर कर। नाम से क्लियर, कंपेयर तो अपन वहां भी कर रहे थे जब एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था अपने पास, है ना, दो चीजों में कंपेयर कर रहे थे अपन, लेकिन वहां पर क्या था भैया, ट्रीटमेंट दे रहे थे अपन, इंटरवेंशन दे रहे थे और अपन कंपेयर कर रहे थे। दो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में भी कंपेयर कर सकते थे अपन और एक एक्सपेरिमेंटल एक कंट्रोल ग्रुप में भी अपन कंपेयर कर सकते, लेकिन यहां पर इंटरवेंशन नहीं है, रेंडमाइजेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो नेचुरल कंडीशन में है वहां पे अपन दो ग्रुप को कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, जो रूरल में लोग रहते हैं उनको कंपेयर कर रहे हैं और अर्बन में रहते हैं उनको कंपेयर कर रहे हैं। हमने कुछ इंटरवेंशन नहीं किया, एज इट इज। ठीक है, आपका हीमोग्लोबिन देख रहा हूं रूरल वालों का, अर्बन वालों को देख रहा हूं मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन मैंने दो ग्रुप जो है, सैंपल जो है, उनको मैंने क्या किया, जस्ट कंपेयर किया है। ठीक है, लेकिन मैंने कोई चेंजेस नहीं किया है, मैनिपुलेशन नहीं किया, इसलिए वो किसमें आया, नॉन एक्सपेरिमेंटल में आया। कहानी और किरदार सारे वही हैं, वहीं से शुरू हुए और आगे बदल रहे हैं, केवल ये थोड़ा थोड़ा बदल रहे हैं बस। ठीक है ना? सो इट इन्वॉल्व comparing and contrasting two or more samples of study subjects on one or more variable भी ज्यादा होता है, हीमोग्लोबिन भी चेक कर रहे हैं आप, सैचुरेशन भी चेक कर रहे हैं, मल्टीपल चीजें वेरिएबल्स चेक कर सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशंस आपकी हो सकती है, सैंपल्स होते हैं। एग्जांपल, अ कंपैरेटिव स्टडी, क्यों वर्ड आता है ना कंपैरेटिव, तो आपको यार कंपेयर तो अपन वहां भी कर रहे हैं, है ना, वहां भी कर रहे थे। ठीक है ना, अ कंपैरेटिव स्टडी ऑन हेल्थ प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स देख रहे हैं अमंग रूरल एंड अर्बन ओल्डर पीपल्स के अंदर, कि उनको हेल्थ प्रॉब्लम ज्यादा है, रूरल के अंदर जो ओल्डर रहते हैं उनको, या अर्बन के अंदर रहते हैं जो नेचुरल सेटिंग में है उनको हम ज्यादा क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, बट हम कंपेयर कर रहे हैं दो ग्रुप के बीच में, दैट इज ए कंपैरेटिव। यूनिवेरिएंट समझ में आई, एक सिंपल सा डेटा कलेक्शन कर रहे हैं। एक्सप्लोरेटरी में उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, मल्टीपल फैक्टर्स को कर रहे हैं अपन, असेस कर रहे हैं। मल्टीपल फैक्टर्स को ट्रीटमेंट के साथ जब ट्रीटमेंट देते हैं, ठीक है, और मल्टीपल फैक्टर्स को अगर अपने को असेस करना है तो कौन से डिजाइन यूज करते हैं, फैक्टोरियल। यहां पर कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, बट मल्टीपल फैक्टर्स को जानना है, इन डेप्थ जानना है, तो कौन से, एक्सप्लोरेटरी है।
क्लियर? और दो ग्रुप के बारे में जानना, वो क्या आपका भैया? कंपैरिजन ग्रुप है। एक और एग्जांपल है, ए कंपैरेटिव स्टडी ऑन बैकएक अमंग नर्सेज वर्किंग इन द आईसीयूज और नर्सेज वर्किंग इन द वार्ड। किसका बैकएक ज्यादा है? आपने कोई इंटरवेंशन नहीं किया, एज इट इज डेटा को क्या किया आपने? कलेक्ट किया, पर दो ग्रुप को क्या कर दिया आपने? उसको डिवाइड कर दिया। दैट इज द कंपैरिजन ग्रुप डिजाइन। समझ में आई कहानी? लास्ट में मैं और रिवाइज कर दूंगा। नेक्स्ट है कोरिलेशनल एंड एक्स पोस्ट फैक्टो डिजाइन। मैं जो आपको लेके चल रहा था, मैंने आपको जो मैनिपुलेशन जो समझाया था, मैंने उस पर जोर दिया था, वो इसलिए दिया था मैंने कि कोरिलेशनल स्टडीज होती है ना? एक नेचुरल सेटिंग के अंदर मैंने आपको कहा एज का हाइट के साथ रिलेशन है। एज बढ़ती है, हाइट बढ़ती है। जनरली आप खाना खाते हैं, ठीक है, तो आपका वेट बढ़ता ही होगा हल्का फुल्का, या मैच्योरेशन या ग्रोथ होगी, है ना, नेचुरली, ठीक है। आपने कोई ऐसा इंटरवेंशन नहीं किया है। तो जो नेचुरल सेटिंग के अंदर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर है, उसको बोलते हैं कोरिलेशनल स्टडीज। लेकिन इंडिपेंडेंट, सपोज एक नेचुरल आप खाना खाता है, आपकी ग्रोथ हो रही है, ठीक है, वजन बढ़ रहा है या जो भी कम हो रहा है, आपका स्टैग्नेंट है, फिक्स हो गया आपका, क्लियर। मैं क्या करता हूं, उस डाइट को मॉडिफाई करता हूं। मैं क्या करूं, आप सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, नेचुरल है। मैंने क्या किया, सुबह ब्रेकफास्ट में डाइट ही है आपकी, मैंने कहा पनीर लेना है डाइट में, लंच में गुलाब जामुन खाने हैं आपको, ठीक है, डिनर में आपको थोड़ा सा लाइट लेना है, इवनिंग का आपको स्नैक्स लेना है, इतना इतना ग्राम लेना है आपको। मैंने डाइट ही है वो, पर मैंने क्या किया, उसके ना मैनिपुलेशन किया, मॉडिफिकेशंस किया मैंने आपको, तो मैंने उसको एक ट्रीटमेंट में यूज कर लिया, तो वो मेरा ट्रीटमेंट हो जाएगा। लेकिन नेचुरल सेटिंग के अंदर मैं अगर कर रहा हूं तो वो मेरा ट्रीटमेंट नहीं है। दैट इज अ कोरिलेशनल स्टडी। वो क्या भैया? कोरिलेशनल। वहां पर भी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल मिलेगा, तो वो नेचुरल सेटिंग के अंदर होगा, जबकि वहां पे नेचुरल सेटिंग नहीं है। थोड़ा सा फर्क है, शुरू वहां से ही है, ठीक है। और इसी का दूसरा नाम है एक्स पोस्ट फैक्टो, से नाम से भी बहुत बार मिलता है, आल्सो कॉल्ड एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च डिजाइन। लैटिन वर्ड से लिया, मतलब होता है आफ्टर द फैक्ट। This is a non-experimental research design where researcher examine the relationship between two or more variables in a natural setting without manipulation or control. बस वही कहानी, क्लियर? फीचर्स हैं कुछ, मैंने ये इसलिए डाला, इससे इसका इंपॉर्टेंस नहीं था, पर इससे एक एमसीक्यूज मिला है। अब बाद में टाइम मिलेगा पढ़ाने का आगे, ठीक है ना, रिलायबिलिटी में उसमें, लेकिन मैंने यार एमसीक्यूज था, मैं दिखा दिया कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट होता है जो स्ट्रेंथ और डायरेक्शन दिखाते हैं इसको, क्लियर। इसको अपन कोरिलेशन कोएफिशिएंट बोलते हैं। इसकी वैल्यू होती है -1 से +1, ठीक है। -1 भी स्ट्रॉन्गेस्ट है, +1 भी स्ट्रॉन्गेस्ट है। -1 होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट नेगेटिव है, और +1 है वो स्ट्रॉन्गेस्ट क्या है भैया? पॉजिटिव है। इसका डायग्राम से क्वेश्चन आता है, इसका डायग्राम से क्वेश्चन आता है, मैंने इसको पुट किया है, ये आया था अभी लास्ट, मैंने एफ ऋषिकेश के ट्विटर के एग्जाम में आया था, ठीक है। ये जो दिखा रहा है, दो वेरिएबल्स है, ठीक है, यहां तो अभी तो टच किया था मैंने भाई, ऐसा नहीं हो। ये जो दिखा रहा है भैया, हाँ नहीं बस ऐसे ही, ये इस तरीके से डायग्राम दिखा रहा है। ये किसको शो करता है भैया? परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। परफेक्ट पॉजिटिव मतलब क्या है भैया? +1। डायग्राम से पूछते हैं भैया परफेक्ट पॉजिटिव, ये सर नोटसेट में भी आया हुआ क्वेश्चन, जहां तक मुझे याद है, किसी न किसी में आप देखेंगे पुराने पेपर्स को, तो ये डायग्राम के साथ में, ठीक है, ये डायग्राम मिल रहा है, परफेक्ट पॉजिटिव है, ठीक है। ये उल्टा मिल रहा है, ठीक है, ठीक है, परफेक्ट नेगेटिव। चाहे वो उसमें मुझे याद आ रहा है, मैंने एग्जाम दिया था उसमें, ये ना, ये इससे मिला हुआ नहीं था, जुड़ा हुआ हो नहीं हो उससे मतलब नहीं है, डायरेक्शन देखना आपको, ठीक है। ये क्या भैया? परफेक्ट नेगेटिव मतलब -1, परफेक्ट पॉजिटिव, परफेक्ट नेगेटिव, और इस तरीके का डायग्राम मिल रहा है, तो कोई कोरिलेशन उनके बीच में नहीं है, दैट इज अ जीरो कोरिलेशन। समझ में आया? कोरिलेशन देखते हैं, अपन असेस करते हैं, तो इस तरीके, उसके बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, बाद में बात करूंगा, बस मैंने ये इंपॉर्टेंट था, मैंने बीच में डाल दिया इसको। परफेक्ट नेगेटिव -1, परफेक्ट पॉजिटिव +1, कैसे शो करते हैं? परफेक्ट पॉजिटिव उल्टा जा रहा है, परफेक्ट नेगेटिव, और कोई नहीं है, ये डायग्राम से क्वेश्चन आता है, डायग्राम को दिमाग में बिठा देना भैया, है ना, ठीक है। फोटो ले लो नहीं तो फटाफट क्विक। एक ले लो, कोई भी शेयर कर देना, ठीक है।
चलिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, भेज दें, कोई एक ने ले लिया, एक भेज देना भैया। इतने लोगों ने तो मोबाइल हाथ कर रखा था अभी यार इन्होंने ले लिया, लेना ठीक है, मैं बाद में देगा भैया। चलो, कोरिलेशनल स्टडीज जो है इसके भी टाइप्स हैं भैया। जनरली दो टाइप्स हैं, प्रोस्पेक्टिव रिसर्च डिजाइन और रिट्रोस्पेक्टिव, और एक एम्बिस्पेक्टिव भी होती है, ठीक है। बस शॉर्ट में बता रहा हूं मैं आपको, डिटेल में नहीं बता रहा हूं। प्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या है, आप प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ चल रहे हैं। अभी आप कोई इंटरवेंशन या आप कोई भी चीज उस पर देख रहे हैं, इंटरवेंशन वर्ड तो यूज करेंगे नहीं क्योंकि नॉन एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है ना। अभी जो भी उसकी कंडीशन है, ठीक है, उसका इफेक्ट फ्यूचर में क्या आएगा। सपोज आप नेचुरली कहीं काम कर रहे हैं, समर में काम कर रहे हैं, है ना, तो या आप प्रेग्नेंट मदर हैं, अभी स्वीट्स ज्यादा खा रही है ना, हो सकता हो उसको हाइपरग्लाइसीमिया हो, बच्चों का हाइपोग्लाइसीमिया, कोई भी इफेक्ट, मतलब आपको प्रेजेंट से कहां चलना है, फ्यूचर की तरफ चलना है, उसको क्या बोलते हैं भैया, प्रोस्पेक्टिव स्टडीज बोलते हैं। क्लियर। आप प्रेजेंट से पास्ट की तरफ चलते हैं, दैट इज अ रिट्रोस्पेक्टिव स्टडीज। क्लियर। किसी किसी बुक के अंदर क्या है, कोहार्ट और केस स्टडीज दी जाती है, बट मैंने भी इसमें लिखी है, मैं उनको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बट वो मेडिकल टर्मिनोलॉजी की जो मैं बात कर रहा था आपसे, जो प्रोस्पेक्टिव स्टडीज है उसी को कोहार्ट स्टडी बोलते हैं, और जो रिट्रोस्पेक्टिव स्टडीज है उसको केस स्टडी बोलते हैं। लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सी कोहार्ट और कौन सी केस स्टडी है, उसके लिए मैं बता रहा हूं याद करने के लिए। केस स्टडी, केस स्टडी मतलब क्या है, आपके पास केस आ चुका है, मतलब बीमारी हो चुकी है, तभी तो केस है आपका, ठीक है, तो उसके बारे में जानना। सपोज मेरे को हार्ट अटैक आया, भगवान ना करे कभी आए, ठीक है, लेकिन पहले फिर आप क्या असेस कर रहे हैं कि उसका लाइफस्टाइल देख रहे हैं, कहीं स्मोकर्स तो नहीं था, कहीं अल्कोहल कंज्यूम तो नहीं करता था, क्या सीडेंटरी लाइफस्टाइल तो यूज नहीं करता था, एक्सरसाइज करता था ही नहीं करता था, या गाड़ी से ही चलता था, है ना, तो उसकी लाइफस्टाइल। तो आपके पास जो भी केस है उसके लिए आप उसका पास्ट देख रहे हैं, रिट्रोस्पेक्टिव देख रहे हैं, तो रिट्रोस्पेक्टिव स्टडीज को क्या बोलते हैं भैया, केस स्टडी बोलते हैं। और प्रेजेंट से हम फ्यूचर की तरफ जाते हैं, वो क्या आपकी प्रोस्पेक्टिव स्टडी बोलते हैं। किसी किसी जिसको अपन कोहार्ट स्टडी बोलते हैं, और किसी किसी में अपन प्रोस्पेक्टिव भी देखते हैं और रिट्रोस्पेक्टिव, दोनों चीज देखते हैं, उसको बोलते हैं एम्बिस्पेक्टिव स्टडीज बोलते हैं। तो इतना सा आपको याद रखना है, ठीक है। शॉर्ट में मैं डिस्क्राइब करते हुए चल रहा हूं, आप देखें। प्रोस्पेक्टिव समझ गए ना, प्रेजेंट टू फ्यूचर, समझ में आ गई कहानी, क्लियर। प्रोस्पेक्टिव स्टडी स्टार्ट विद द प्रिज्यूम्ड कॉज एंड देन गो टू द प्रिज्यूम्ड इफेक्ट। क्लियर, कॉज क्या है, उसका फ्यूचर में अपन इफेक्ट देखेंगे। दिस डिजाइन आर ऑफन लॉन्गिट्यूडनल बट मे ऑल्सो बी क्रॉस सेक्शनल, ठीक है। ये क्या होती है आगे बता रहा हूं मैं भी आपको, क्लियर। A prospective correlational study on effect of maternal infection, ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑन द फिटल डेवलपमेंट। मैटरनल को इन्फेक्शन हुआ है तो फ्यूचर में फिटल डेवलपमेंट में क्या हो सकता है, उसको क्या क्या चेंजेस देखने को मिल सकता है, वो देख रहे हैं। तो मतलब क्या है, प्रेजेंट से हम क्या चल रहे हैं, फ्यूचर की तरफ चल रहे हैं, दैट इज अ प्रोस्पेक्टिव स्टडी। और मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसी को हम क्या बोलते हैं, कोहार्ट स्टडी। बहुत सारी बुक्स के अंदर कोहार्ट और केस स्टडीज जो है, केस कंट्रोल बोलते हैं ना, है ना, उनको अलग अलग दिया हुआ है, केस स्टडी नहीं, केस कंट्रोल, सॉरी, ठीक है ना, उनको अलग अलग दिया हुआ है, बट जनरली मैंने बहुत सारी जगह से इसको कंबाइन किया, देखा है, वो एक ही चीज है मेडिकल टर्मिनोलॉजी के अंदर। क्लियर। रिट्रोस्पेक्टिव, प्रेजेंट टू पास्ट डिजाइन, वेयर रिसर्चर स्टडीज द करंट फिनोमिना बाय सीकिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम पास्ट, इज अ रिट्रोस्पेक्टिव, इज अ प्रेजेंट फिनोमिना विद द पास्ट इवेंट। वही कहानी है। इन द रिसर्चर यूजिंग द बैकवर्ड अप्रोच, और वहां पे कौन सी है, फॉरवर्ड अप्रोच। इस तरीके से भी क्वेश्चन मिलता है तो याद रहे, बैकवर्ड अप्रोच मतलब रिट्रोस्पेक्टिव, फॉरवर्ड अप्रोच मतलब क्या है, प्रोस्पेक्टिव। क्लियर। एग्जांपल देखें, ए रिट्रोस्पेक्टिव कोरिलेशनल स्टडी ऑन द लाइफस्टाइल प्रैक्टिस, लाइफस्टाइल प्रैक्टिस देख रहे हैं ऑफ द पेशेंट डायग्नोज्ड विद द कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जिसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज हुई है उसका प्रीवियस लाइफस्टाइल देख रहे हैं कि कैसा था, स्मोकिंग था, डाइट कैसे लेता था, एक्सरसाइज करता, लाइक दैट, दैट इज अ रिट्रोस्पेक्टिव स्टडीज। एक और एग्जांपल है, रिट्रोस्पेक्टिव कोरिलेशनल स्टडी ऑन द अल्कोहल कंजप्शन पैटर्न
अमंग पेशेंट डायग्नोज्ड विद अल्कोहलिक लिवर सिरोसिस, लिवर सिरोसिस से आया अल्कोहलिक से, तो आप देख रहे हैं पहले अल्कोहल लेता था, कितना लेता था, कौन सी ब्रांड लेता था, ये वो लाइक दैट। हाँ उसका बड़ा इफेक्ट होता है, जो लोकल लेते हैं उनको ज़्यादा होता है अल्कोहलिक सिरोसिस, क्योंकि उसमें डाइल्यूशनल और क्वांटिटी कम होती है सिरोसिस। लेकिन हमारे बहुत सारे मेडिसिन के डॉक्टर्स हैं, वो हिस्ट्री लेते हैं तो पूछते हैं देसी पीता था कि विदेशी पीता था कि कैसी सस्ती पीता था, अच्छी वाली पीता था, इस तरीके से, तो वहाँ से वो आइडिया लगा देते हैं। ठीक है, एम्बिस्पेक्टिव, ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है एम्बिस्पेक्टिव बस। अरे भाई, जिसके अंदर प्रोस्पेक्टिव भी करते हैं और रिट्रोस्पेक्टिव साइमल्टेनियसली करते हैं, उसको क्या नाम देते हैं अपन? एम्बिस्पेक्टिव देते हैं। एक एग्जांपल से समझा देता हूं सीधा सा, क्लियर? एम्बिस्पेक्टिव डिजाइन इन्वॉल्व मूव बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, दोनों एक साथ। ए स्टडी अबाउट द हिप रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, है ना, कुछ प्रॉब्लम हुई है, तो आपने क्या किया, स्टार्ट विद एडल्ट एज 20 to 40 ईयर्स है, तो उसका करंट एंड फ्यूचर फिजिकल एक्टिविटीज को देख रहे हैं, अभी क्या एक्टिविटी करते थे आप, और फ्यूचर में आपने हिप रिप्लेसमेंट किया तो आपको कैसी एक्टिविटी करनी है। ठीक है, और आप इससे पहले आपने क्या है, आप स्पोर्ट्स खेलते थे क्या, क्योंकि लिगामेंट इंजरी हो गई सपोज, है ना, तो आप स्पोर्ट्स खेलते थे, कौन सा खेलते थे, तो दोनों तरह की स्टडी एक साथ चलती है, उसको क्या बोलते हैं अपन? एम्बिस्पेक्टिव स्टडीज बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है डेवलपमेंटल, ये लास्ट बताऊंगा मैं आपको, मैं एक इसके बाद सर्वे और रहेगी। ठीक है, सर्वे डिजाइन डेवलपमेंट से रिलेटेड है, टाइम से रिलेटेड। टाइम का मतलब क्या? दो स्टडी, एक होती है क्रॉस सेक्शनल, एक होती है लॉन्गिट्यूडनल। क्रॉस सेक्शनल स्टडीज जो होते हैं, ये जनरली अपन केवल इस स्टडी को नहीं करते हैं, इसको किसी स्टडी के साथ में कंबाइन करते हैं, टाइम को कंबाइन करते हैं। मतलब मैं कोई स्टडी कर रहा हूं, मैंने अभी आपके पास गया, मैंने आपको ऑब्जर्व किया, और उसी टाइम पे मैंने आपसे क्या कर दिया, डेटा को क्या कर दिया, कलेक्ट कर दिया उसी टाइम पे, कोई ज्यादा टाइम नहीं दिया। दैट इज योर क्रॉस सेक्शन। मैं एग्जांपल दूंगा अभी आपको। लॉन्गिट्यूडनल क्या है? एक लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे मैंने कहा बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स का जो भी एसेस करना चाह रहे हैं, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, एक लॉन्ग टर्म स्टडी हो जाती है। ठीक है, तो लॉन्ग टाइम के लिए जो स्टडी करते हैं उसको क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल से याद है, LONG लॉन्गिट्यूडनल, और लॉन्ग स्टडी, है ना। लॉन्गिट्यूडनल मतलब लॉन्ग स्टडी, लंबे टाइम तक के लिए कोई स्टडी करते हैं उसको लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं। एट द टाइम ऑफ स्टडी, एक सेम टाइम पे आप डेटा क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं भैया? क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। इतना सा याद रखना आपको, समझ में आई कहानी? ठीक है। दिस डिजाइन जनरली यूज एज एडजंक्ट, मैंने कहा अकेली इस डिजाइन को, टाइम को कैसे देखेंगे, किसी के साथ में इसको कोरिलेट करके यूज करते हैं। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल डिस्क्रिप्टिव कर सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल कोरिलेशनल कर सकते हैं आप इसको। क्लियर? टाइप्स ऑफ क्रॉस सेक्शनल, मैंने कहा इन दिस डिजाइन द रिसर्चर कलेक्ट द डेटा एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, वन पीरियड ऑफ डेटा, एक टाइम पर जाते हैं, डेटा को क्या करके कलेक्ट करके आते हैं। क्लियर? एग्जांपल, a researcher is interested in assessing the awareness related data from the respondent, है ना, कोई भी एग्जांपल हो सकता है, मतलब एक आप समझ जाए, एक टाइम पे आप डेटा को क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं। इन दिस डिजाइन द एक्सपोजर एंड आउटकम्स मेजर्ड सेम पॉइंट ऑफ टाइम। A researcher is interested in assessing the awareness on swine flu, स्वाइन फ्लू के बारे में डेटा ले रहा हूं मैं आपसे, आपके पास गया हॉस्पिटल में, डेटा कलेक्ट करके आ गया, कितने लोग स्वाइन फ्लू के मरीज हैं, आपने कहा 10 मरीज हैं हमारे, मैंने डेटा ले लिया, चला गया। ठीक है, क्लियर? तो एक ही टाइम पे मैंने डेटा कलेक्ट कर लिया, सेम पॉइंट में, दैट इज अ क्रॉस सेक्शनल स्टडी। हियर द रिसर्चर इंटरेस्टेड ओनली वंस टू कलेक्ट अवेयरनेस रिलेटेड डेटा फ्रॉम रेस्पोंडेंट। नेक्स्ट है लॉन्गिट्यूडनल, इट्स क्लियर विद द नेम, लॉन्गिट्यूडनल मीन द लंबे समय तक की स्टडी करते हैं। दिस डिजाइन इज यूज्ड टू कलेक्ट द डेटा ओवर एन एक्सटेंडेड टाइम पीरियड, लॉन्ग टाइम स्टडी। इसका बड़ा ड्रॉबैक है, दैट इज एट्रिशन। लंबी स्टडी करते हैं तो ड्रॉप आउट हो गई होगा, आपको मैंने बता चुका हूं पहले इसके बारे में। क्लियर? A researcher is interested in the perception of nursing student, नर्सिंग स्टूडेंट का परसेप्शन जानना चाह रहे हो टूवर्ड्स द नर्सिंग प्रोफेशन, है ना। पहले क्वेश्चन ये पूछता, फर्स्ट में आता था नर्सिंग क्यों किया भाई, क्यों ज्वाइन की नर्सिंग में, पूछते, है ना। तो आप नर्सिंग स्टूडेंट का परसेप्शन जानना चाह रहे हैं टूवर्ड्स द नर्सिंग प्रोफेशन। क्लियर? फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द नर्सिंग प्रोग्राम टू इट्स एंड, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। क्लियर? क्लियर? तो हो सकता हो अच्छा हो, बुरा हो, जैसे धीरे धीरे हो जाता है, जो 4 बार फेल हो जाता है उसका बुरा भी रहता है ना, तो सबका अलग अलग रहता है। इन दिस एग्जाम्पल इट्स अप्रोप्रिएट टू यूज द लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च डिजाइन टू स्टडी दिस फिनोमिना बिकॉज इट्स फॉर द लॉन्ग टाइम। क्लियर? एपिडेमियोलॉजिकल है, मैं इसको बताऊंगा नहीं, मैंने आपको कहा था जो कोहार्ट और
केस कंट्रोल है, मैंने उसी को लिखा है। ठीक है भैया, वही चीज है। लास्ट दैट इज अ सर्वे। कोहार्ट को इंसिडेंस भी बोलते हैं, याद रख लें भैया ना। पीपीटी शेयर करूंगा, उसमें आप देख लें कोहार्ट को। मैंने ऐसे पीपीटी लिख दी, चीज वही है, याद रखें आप। है? मैं पीडीएफ दे दूंगा, है ना। प्रिंटेड नोट्स मिल रहे हैं क्या भाई? पीडीएफ दे दूंगा मैं इसको, पीडीएफ में कन्वर्ट करके। ठीक है, पीडीएफ दे दूंगा मैं। हाँ हाँ, पीडीएफ दे दूंगा। लास्ट डिजाइन दैट इज अ सर्वे डिजाइन। नाम सुना होगा आपने, सर्वे करते हैं अपन। ठीक है, आप एटीट्यूड जानते हैं, उसमें भी जनरली एक ओपिनियन जानते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, कॉमन एग्जांपल, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। आपने एग्जिट पोल सुना, आपने सर्वे करते हैं, कौन जीतेगा कौन हारेगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा लेते हैं आप। ठीक है, आपने पूछा भैया किसकी साइड है, आपने कहा कांग्रेस, आपने कहा बीजेपी। ठीक है, मैंने 500 सैंपल ले लिए, 500 में से आया भैया 300 लोगों ने कहा बीजेपी जीतेगी भाई यहाँ पे भोपाल में। ठीक है, 200 ने कहा कांग्रेस जीतेगी। ठीक है, तो सर्वे में निकल के आया भैया कि यहाँ पर भैया बीजेपी को बढ़त है, बीजेपी यहाँ से जीत रही है। सर्वे करते हैं अपन। ठीक है, लेकिन जनरली अपन जो सर्वे करते हैं एग्जिट पोल का, ये कुछ सभी पॉपुलेशन पर कर नहीं सकते हैं। ठीक है, वोटिंग ही पूरी नहीं होती है ना, सर्वे पूरे कहां से होगा। तो कुछ सैंपल्स में हम क्या करते हैं, सर्वे करते हैं। हाँ गलत है ना, वोटिंग पूरी नहीं होती ना। हाँ वो तो कोई बात नहीं। हाँ नहीं, तो ये फैक्ट है ना, गलत थोड़ी बोला मैंने। वोट आप परसेंटेज देखते हैं, 73% वोट पड़े, यहाँ पे 74% पड़े, 75% पड़े, तो 100 आउट ऑफ 100 तो होती नहीं है वोटिंग। तो ठीक है, तो सैंपल जो है, ठीक है, तो उन सैंपल से जो मैं सर्वे करता हूं उसी को मैं क्या नाम देता हूं, सैंपल सर्वे नाम देते हैं। क्लियर। और एंटायर पॉपुलेशन का जो सर्वे करते हैं उनको अपन पॉपुलेशन सर्वे नाम देते हैं। अब आपके दिमाग में होगा एंटायर पॉपुलेशन पे कैसे सर्वे कर सकते हैं, लाइक सेंसस है ना, जनगणना होती है, उस पर किसी को छोड़ नहीं सकते आप, है ना। बाद में कोई मर गया पैदा हो गया वो बात कहानी अलग है ना। हो सकता है पर डे कितनी डेथ होती है और कितना कुछ होता है। क्लियर, तो उसको बोलते हैं अपन पॉपुलेशन सर्वे। क्लियर भैया, उसी को अपन सर्वे बोलते हैं, ओपिनियंस को जानते हैं जनरली। क्लियर। A survey is a research design used to collect the information from different subject within given population having same characteristics of interest। ऐसा नहीं मैं भोपाल के अगर जान रहा हूं एग्जिट पोल तो भोपाल का ही आदमी होना चाहिए, आया बैतूल से और बता रहा यहाँ भाजपा जीतेगी, है ना। ऐसा नहीं है, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए वहीं का। क्लियर, वो सर्वे आपका फिर हो जाएगा ना। If survey is conducted on a sample of population is called the sample survey, or if conducted on whole population then it called the population survey। एग्जाम्पल लिखा है मैंने, सेंसस, जनगणना। ठीक है, इसके अलावा मुझे लगता है कोई एग्जाम्पल होगा। क्लियर। सर्वे के अंदर इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड रिगार्डिंग द प्रिविलेंस, डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंटरनल रिलेशनशिप ऑफ द वेरिएबल्स विद इन अ पॉपुलेशन। एग्जांपल मैंने दिए, ओपिनियन, कॉमन एग्जांपल मैंने दिया, आपके ओपिनियन देते हैं। ठीक है, आप बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं उसमें से। क्लियर। एटीट्यूड, परसेप्शन, आपका क्या यार ये यहाँ पे जो नेता है ये अच्छा है या बुरा है ना। तो आपका एटीट्यूड हो सकता है आपका काम नहीं किया होता, आपने कहा नहीं बुरा आदमी है ना। क्लियर, तो आपका एटीट्यूड उसके प्रति अलग हो सकता है ना, लेकिन सबका नहीं है। क्लियर, तो एटीट्यूड, परसेप्शन, बिहेवियर, अवेयरनेस, ये सब जानने के लिए हम सर्वे करते हैं। क्लियर। सर्वे के भी कुछ टाइप्स हैं, एक रिटल है डिस्क्रिप्टिव सर्वे, लाइक डिस्क्राइब द फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस। कितना जो अपन फ्रीक्वेंसी था, इतने परसेंटेज वोट आए, 48% ने बीजेपी को दिया, 48 ने कांग्रेस को दिया, 22% ने इसको दिया, लाइक दैट, है ना। क्लियर, मतलब एक फ्रीक्वेंसीज के अंदर अपन जो लिखते हैं वो आपका क्या हो गया, डिस्क्रिप्टिव सर्वे हो गया। क्लियर। एक होता है एक्सप्लोरेटरी सर्वे होता है, जिसमें क्या करते हैं अपन जो उसके फिनोमिना है उसके रिलेटेड फैक्टर्स को भी पूछते हैं, बहुत सारी चीजें। आपने कहा कि कांग्रेस कौन जीतेगा, आपने कहा कांग्रेस जीतेगी। ठीक है, क्यों जीतेगी भैया, नेता ने क्या काम कराया, अच्छा काम कराया, सड़क बनवाई, हॉस्पिटल बनवाया, पानी की सुविधा की, बिजली की सुविधा की, मल्टीपल फैक्टर्स पे आप बात कर रहे हैं कि यार नहीं किया, जो भी हो सकता है, तो वो क्या भैया आपका एक तरह एक्सप्लोरेटरी है, तो सर्वे ही, लेकिन मल्टीपल चीजें पूछ रहे हैं तो क्या हो गया आपका एक्सप्लोर। फिर कहानी वहीं से चल रही है नाम से। ठीक है, एक्सप्लोरेटरी सर्वे। कंपैरिजन, तो आपने ये नेता अच्छा है कि ये अच्छा है, इसकी कमियां बताओ या इसके
कमियां बताओ आप, इसकी अच्छाइयां बताओ, इसकी अच्छाइयां बताओ। तो आपने एक कंपैरिजन कर लिया, सर्वे कर लिया, दैट इज अ कंपैरेटिव सर्वे। कोरिलेशनल, जिसमें दोनों का कोरिलेशन करते हैं जनरली, है सर्वे ही है बट कोरिलेशन कर रहे हैं। कुछ और भी टाइप्स के ऊपर, मेथड्स के ऊपर टाइप्स है सर्वे के। रिटर्न, अगर आप उसको रिटर्न फॉर्म में ले रहे हैं, उससे कलेक्ट कर रहे हैं डेटा को, तो क्या हो गया आपका रिटर्न सर्वे हो गया। अगर आप वो बोल के बता रहा है आपको, भैया माइक पे बोलते देखता आपने, वो क्या हो गया आपका ओरल सर्वे हो गया। क्लियर? अगर आपको वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, जैसे आपने टेलीफोन पे किया, हाँ भैया मैं ये बोल रहा हूं, आप किसको वोट देना चाह रहे हैं, लाइक दैट, तो आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अगर यूज कर रहे हैं, जीमेल से, गूगल फॉर्म के थ्रू, या बहुत सारी टेक्निक्स है, तो वो क्या हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक सर्वे हो गया। समझ में आ गई कहानी? ठीक है, तो दीज ऑल आर द रिसर्च डिजाइन, experimental. See, quick. Some other or additional research designs also available, clear? But ये quantitative की है। Quantitative के अंदर experimental है, नॉन एक्सपेरिमेंटल है, और कुछ अदर रिसर्च डिजाइन है जिनको हम एक्सपेरिमेंटल में भी नहीं गिनते हैं और नॉन एक्सपेरिमेंटल में भी नहीं काउंट करते हैं, लेकिन वो है क्या, क्वांटिटेटिव है। आपको उनको मैं शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूं। पहला है मेथोडोलॉजिकल, आई थिंक ओवरलैप हो गया। मेथोडोलॉजिकल स्टडीज क्या होती है, आप कोई भी स्टडी करने जा रहे हैं, आप अपना टूल बनाते हैं, इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, इंस्ट्रूमेंट या टूल कुछ बनाते हैं। आप जनरली क्या करते हैं, खुद का टूल डेवलप करते हैं नया। आप अपना खुद का, एक तो स्टैंडर्ड, जैसे मैंने आपको कहा मैं आपका पेन असेस कर रहा हूं, ठीक है, टेगाडम हटाने पे, तो मैंने एक स्टैंडर्ड स्केल ले ली, वास स्केल, ठीक है, वास स्केल ले ली, 1 से 10 नंबर की स्केल थी, स्टैंडर्ड स्केल थी। मैंने आपसे नंबर पूछ लिया, कितना दर्द हुआ आपको, आपका 7, 8, 9 10 बता दिया। वो मैंने डेवलप नहीं की थी वो मैंने नहीं बनाई थी, आप समझते, मैंने नहीं बनाई थी, वो ऑलरेडी स्टैंडर्ड टूल अवेलेबल था, मैंने उसको यूटिलाइज किया। समझ में आई कहानी? लेकिन बहुत सारी ऐसी स्टडीज होती है जहां पर टूल अवेलेबल नहीं है, कुछ स्केल अवेलेबल नहीं है, कुछ चेकलिस्ट अवेलेबल नहीं है, कुछ क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है। मैं खुद क्या कर रहा हूं, उनको डेवलप कर रहा हूं, नया टूल बना रहा हूं, मैं उनको वैलिडेट करूंगा, उसकी रिलायबिलिटी निकालूंगा, ठीक है, उसको रिफाइन करूंगा, ठीक है, और मैं उसको फिर बाद में उसको जनरली मैं उसका पेटेंट कराऊंगा, ठीक है। तो ऐसी स्टडी जहां में अपना खुद का टूल आप बनाते हैं, उसको डेवलप करते हैं, ठीक है, और वैलिडेट करते हैं, ठीक है, तो उसी स्टडीज को अपन क्या बोलते हैं भैया, मेथोडोलॉजिकल स्टडीज। समझ में आई कहानी? खुद का नया टूल, बहुत सारे स्टैंडर्ड टूल अवेलेबल है, बट बहुत सारी स्टडीज जब आप कंडक्ट करते हैं तो टूल अवेलेबल आपको नहीं मिलता है, खुद का आपको डेवलप करना पड़ता है, ठीक है, तो उसी स्टडीज को अपन क्या बोलते हैं भैया, मेथोडोलॉजिकल स्टडीज बोलते हैं। क्लियर? सी, ये लिखा हुआ है कहानी, डेवलप करते हैं, वैलिडेट करते हैं, टेस्ट करते हैं और इवेल्युएट करते हैं उसका रिसर्च के इंस्ट्रूमेंट को। क्लियर? ये बहुत सारे इसके फैक्टर्स हैं, आप देख लें, इतना डिटेल में मुझे जाने की जरूरत नहीं है, मैंने ऐसे लिख दिया है, आप उसको पढ़ लीजिएगा। क्लियर? एग्जाम्पल दिया मैंने, a researcher may conduct a methodological study to develop a bedsore risk assessment tool। हाँ, वैसे बेडसोर को मेजर करने की स्केल तो है, बेडन स्केल है क्या, लेकिन बेडसोर रिस्क असेसमेंट टूल, उसको रिस्क जो है या नहीं, उसको असेसमेंट करने के मैं कोई टूल बना रहा हूं, ठीक है, तो मैं उसको डेवलप करूंगा, उसको वैलिडेट करूंगा, टेस्ट करूंगा, ठीक है, उसका रिजल्ट होगा जो भी मैं उसको देखूंगा। क्या? तो आप कोई भी नया टूल बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं भैया, मेथोडोलॉजिकल बोलते हैं। नेक्स्ट है भैया मेटा एनालिसिस। कल मैंने रिव्यू ऑफ लिटरेचर की क्लास में इसको एक्सप्लेन कर दिया था कि मल्टीपल क्वांटिटेटिव स्टडीज को हम क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं और स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगा करके एक नया इन्फ्रेंसेस निकाल करके देते हैं, वो क्या है आपका मेटा एनालिसिस। कल मैंने इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया था, तो आज मुझे इसके लिए नीड नहीं है। Quantitatively combining and integrating the findings of the multiple research studies on a particular topic is known as the meta-analysis। लेकिन statistical analysis वहां पर करते हैं, मैंने लिखा है यहाँ पे देखो, statistical analysis of a large amount of analyzed, already analyzed जो results हैं उनको हम analysis ऐसे re-analysis कर रहे हैं एक तरह से। क्लियर? नेक्स्ट है सेकंड, आई थिंक क्लियर विद द नेम, ठीक है। पहले मैंने मेथोडोलॉजिकल बताई आपको, क्या है, नया टूल बना रहे हैं, उसको डेवलप कर रहे हैं, मेथोडोलॉजिकल। अगर नाम आ जाए ऐसा एमसीक्यू में लिखा हुआ कि यू जस्ट डेवलप अ टूल और इंस्ट्रूमेंट, है ना, सेल्फ डेवलप द टूल एंड इंस्ट्रूमेंट, तो इट कम्स अंडर द विच टाइप ऑफ रिसर्च डिजाइन, तो आपको ये पता होना चाहिए क्या भैया, मेथोडोलॉजिकल। इतना ही क्वेश्चन आ सकता है, मैं इतना शॉर्ट में बता रहा हूं आपको। क्लियर? सेकंड मैंने मेटा एनालिसिस बताया, कल डिटेल में बता दिया था मैंने आपको। थर्ड है सेकेंडरी डेटा एनालिसिस।
आई थिंक इट्स अगेन क्लियर विद द नेम। सेकेंडरी डेटा मतलब क्या किया कि मैंने कोई रिसर्च स्टडी की, सपोज मैंने बहुत सारे डेटा कलेक्ट किया, बहुत सारे डेटा कलेक्ट किया, मुझे उसमें से कुछ हाइपोथेसिस टेस्ट करनी थी, मैंने कुछ उसको निकाल दी, बाकी डेटा मेरे पास पड़ा हुआ है, क्लियर, मेरे लिए वो यूजफुल नहीं है। कोई दूसरा रिसर्चर आया, उसने मेरे से क्या किया, मेरा डेटा लिया, उसने खुद कलेक्ट नहीं किया, उससे मेरा जो डेटा कलेक्ट किया हुआ था उसने डेटा लिया और उसने उसको क्या कर दिया, एनालिसिस करके नया रिजल्ट निकाल करके अलग से दे दिया। दैट इज अ सेकेंडरी डेटा एनालिसिस। मतलब जो पर्सन डेटा कलेक्ट कर रहा है वो नहीं, दूसरा पर्सन उससे डेटा लेता है रिसर्चर से और उस डेटा को क्या करता है, एनालिसिस करता है, उसी को क्या बोलते हैं अपन, सेकेंडरी डेटा एनालिसिस। समझ में आई कहानी, क्लियर विद द नेम। In this research design in which the data collected by one researcher is reanalyzed by the another researcher. Clear? Usually to test the new hypothesis. Clear? Sometimes researchers collects lots of data in a study out of which some of the data is left or unused or unanalyzed that is later taken up and utilized by the another researcher. समझ में आई कहानी, which is called the secondary data analysis. Clear है? सिंपल सा है, नाम से क्लियर है भैया, ज्यादा दिमाग तो लगाना नहीं होता नर्सिंग में, ठीक है ना, ज्यादा दिमाग कहां लगाना होता। एक है भैया आउटकम रिसर्च, मतलब किसी भी इंस्टीट्यूट में कहीं पर भी आप कोई भी स्टडीज कर रहे हैं, ठीक है, मतलब आप उसकी केयर और क्वालिटी को इंप्रूव करें, जो आउटकम है वो आपको अच्छा है ना, नर्सिंग केयर है वो आपकी अच्छी हो, क्लियर, या और भी कोई आप केयर कर रहे हैं तो आपका जो आउटपुट है, जो आउटकम है वो अच्छा है, उसके लिए जो जनरली आप जो स्टडीज करते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, ये क्या है, जैसे जिसके अकॉर्डिंग स्टडी करते हैं उसके हिसाब से इनको नाम दे दिया इन्होंने। समझ में आ रही है? तो एक आउटकम अच्छा आने के लिए, आउटपुट अच्छा हो उसके लिए जो स्टडी करते हैं उसको क्या नाम दे दिया अपन ने, आउटकम रिसर्च। इट इज यूज्ड इन द नर्सिंग टू डेवलप द एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस एंड टू इंप्रूव द नर्सिंग सर्विसेज। मतलब आउटकम अच्छा आने के लिए द फोकस ऑफ द आउटकम रिसर्च इज प्रीडोमिनेंटली ऑन द पेशेंट्स हेल्थ के स्टेटस, ट्रीटमेंट आउटकम किसी भी हो सकता है, केयर वेयर किसी से भी हो सकता है, आपको क्लियर, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इवेल्युएशन, इट्स क्लियर विद द नेम। आप कोई भी प्रोग्राम चला रहे हैं, आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, उसको क्या करते हैं, आप इवेल्युएट करते हैं। मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं इसको इवेल्युएट करूंगा, मैंने अच्छा पढ़ाया नहीं पढ़ाया, क्लियर, मैंने कोई प्रोग्राम चलाया डिसिप्लिन के रिगार्डिंग तो मैं उसको इवेल्युएट करूंगा कि मैंने एक प्रोग्राम अच्छा चलाया। इवेल्युएशन स्टडीज, क्लियर, कोई भी प्रोग्राम है, कोई भी एक्टिविटीज है, हम उसको क्या करते हैं, इवेल्युएट करते हैं, क्लियर। इवेल्युएट क्या होता है भैया, दो टाइप से इवेल्युएट करते हैं। एक तो क्या क्या मैंने कोई प्रोग्राम कंडक्ट किया, क्लियर, तो एक तो मैं ऑनगोइंग इवेल्युएशन कर रहा हूं, है ना, अभी रोज पढ़ा रहा हूं, रोज टेस्ट ले रहा हूं, रोज पढ़ा रहा हूं, रोज टेस्ट ले रहा हूं, बाद में क्वेश्चंस करा रहा हूं, इज द ऑनगोइंग इवेल्युएशन, इज द फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। एक क्या करूंगा, मैं सारा पढ़ा दिया मैंने और लास्ट में लूंगा, है ना, एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम, एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम, दैट इज समेटिव इवेल्युएशन। आप फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं, आपका इस यूनिट का टेस्ट हुआ, फिर इस यूनिट का सेकंड यूनिट का, थर्ड यूनिट का टेस्ट हुआ, फोर्थ यूनिट का हुआ, मतलब एक ऑनगोइंग क्या चल रहा है, इवेल्युएशन चल रहा है आपका। एक क्या होता है, फर्स्ट ईयर पूरा कोर्स हो जाएगा, लास्ट आपका फाइनल एग्जाम होगा आपका, वो क्या आपका समेटिव। तो दो तरीके से क्या होता है, इवेल्युएशन होता है। ये मैंने इसलिए डाला कि इससे भी क्वेश्चन बहुत बार ये एडमिनिस्ट्रेशन के तरीके से पूछा जाता है क्वेश्चन, क्लियर। क्या हो गया, एक मिनट, evaluation just involve the judgment about the success of the program, success है कि नहीं है, clear, for the improve the particular activity। evaluation दो टाइप से है, formative evaluation और क्या है, summative evaluation। मैंने बता दिया आपको formative evaluation क्या होता है। formative evaluation क्या होता है, रेगुलरली असेसिंग या ऑनगोइंग कह सकता हूं मैं आपको, प्रोग्रेस ऑफ प्रोजेक्ट, प्रोग्राम कितना हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप उसको चलाते हैं। समेटिव क्या है भैया, एट द एंड ऑफ द लर्निंग पीरियड ऑफ ए प्रोग्राम। ये याद रहे, एडमिनिस्ट्रेशन क्वेश्चन आता है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है और समेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है, तो याद रहे। ऑनगोइंग के नाम से आता है कि भैया कोई ऑनगोइंग इवैल्यूएशन कर रहे हैं तो क्या भैया फॉर्मेटिव है, और द एंड ऑफ द प्रोग्राम, एंड ऑफ एक्टिविटी, व्हाटएवर एंड करते हो क्या आपका भैया समेटिव इवैल्यूएशन है। एक ऑपरेशनल रिसर्च है, ठीक है।
ऑपरेशनल रिसर्च क्या होती है, जनरली क्या करते हैं अपन किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए करते हैं, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, कोई इंस्टीट्यूट है, उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए जो एक स्टडी, आप अगर कोई ऑपरेशन चला रहे हैं, ठीक है, जैसे मेरे हॉस्पिटल के अंदर या मैं जिस कॉलेज में पढ़ा रहा हूं वहां पर बच्चों का एब्सेंटिज्म ज्यादा है ना, एब्सेंट ज्यादा रहते हैं, तो मैंने फाइन लगा दिया या कोई उनको मैंने असाइनमेंट दे दिए इस तरीके से। तो मैं कोई भी इस तरीके से एक्टिविटी जो करता हूं एक इंस्टीट्यूट के अंदर जनरली उसको डेवलप करने के लिए, क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, ऑपरेशनल रिसर्च कहते हैं। इट इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन एंड सर्विसेज टू डेवलप द न्यू नॉलेज अबाउट दिस इंस्टीट्यूशन प्रोग्राम्स, ठीक है, इंप्रूव द वर्किंग एफिशिएंसी। इनको भी मैं शॉर्ट में